गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मण गुप्ता आज आप लोग को एक ऐसे चैप्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो पहला यूनिट है आप लोग का बीकॉम फाइनल ईयर के लिए, ये है सीमा शुल्क, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क है क्या चीज? तो सीमा शुल्क का मतलब होता है एक कंट्री की सीमा से दूसरे कंट्री की सीमा तक का जो भी व्यापार होता है। यानी हम अगर किसी दूसरे देश से सामान मंगवा रहे हैं तो हमारे जो बॉर्डर लाइन है, हमारे कंट्री की जो सीमा है, वहां तक आने के लिए उस सामान को जितने भी लागत पड़ेगा उस लागत पे सरकार को टैक्स देते हैं। या हम अपने देश से दूसरे देश को सामान भेजते हैं तो उनके देश में पहुंचने तक वो जो है उस देश में क्या करेगा, वो टैक्स देगा। ये क्या कहलाता है? हमारा सीमा शुल्क। तो सीमा शुल्क की जो शुरुआत की बात करते हैं, इसके लिए क्या बना है? हमारा दो एक्ट बना है। एक है कस्टम एक्ट 1962 और दूसरा है द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। दो एक्ट के तहत ये जो है सीमा शुल्क को क्या करता है, निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा इसका जो संवैधानिक प्रावधान था, क्यों जरूरी पड़ा? तो संवैधानिक प्रावधान में जो आर्टिकल 245 और 246 इसी चीज के बारे में वर्णन करता है कि नियम कौन बनाएगा। तो हमारे पास तीन तरह का लिस्ट है। एक यूनियन लिस्ट, जिसको बोलते हैं केंद्र सूची, केंद्रीय सूची। इसमें केंद्रीय सूची में केंद्र सरकार नियम बनाता है। किसी भी चीज के बारे में जो नियम बनाता है केंद्र सरकार, वो पूरे देश में लागू होता है। ठीक, ये क्या है? यूनियन लिस्ट है। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट। राज्य सूची की बात करते हैं। राज्य सूची में हम उस तरह का नियम बनाते हैं जो राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर लागू करने के लिए बनाता है। कोई भी नियम जो राज्य सरकार अपने स्टेट में लागू करने के लिए बनाएगा वो कहलाएगा राज्य सूची। और तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहने का मतलब क्या? जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार का जो लेवल होता है वो बड़ा होता है, तो वो जो है पूरे देश में लागू होता है। ये समवर्ती सूची की बात करते हैं। चलिए, शुल्क निर्धारण का जो आधार है वो क्या है? किस आधार पर हम शुल्क का निर्धारण करते हैं? तो दो तरह का आधार बताया गया। पहला है विशिष्ट। विशिष्ट आधार में जैसे भार है कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, लंबाई 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, जो भी होगा इसके आधार पे। भार में टन की बात भी कर सकते हैं। मात्रा, क्वांटिटी की बात करते हैं। 100 पीस, 1 दर्जन की बात करते हैं। एक 100 पीस की बात करें, 1000 पीस की बात करें, तो पीस के हिसाब से भी इसमें टैक्स लगते हैं। आकार छोटा है, बड़ा है, कितना जैसा। फिर मोटाई, उसके जो मोटाई है उसके आकार पे, इस तरह का जो चीजें लगता है, जो टैक्स लगाया जाता है, शुल्क लगाते हैं, वो कहलाता है आपका विशिष्ट शुल्क। दूसरा होता है एड वैलोरेंट ड्यूटी, मूल्यानुसार। इसका जो मौद्रिक मूल्य बोर्ड द्वारा निर्धारित किया, बोर्ड जो मूल्य निर्धारित करेगा उसी निर्धारित मूल्य पे क्या करना है, हमको टैक्स देना पड़ता है। ठीक, तो ये होता है मूल्यानुसार। अगर हमने 1 लाख का सामान लिया तो 1 लाख के बराबर शुल्क, उसमें जो भी रेट रहेगा उसको शुल्क देंगे। ये हो गया। एक होता है मिश्रित दर। इसमें विशिष्ट और एड वैलोरेंट ड्यूटी दोनों का क्या होता है, कम्बो होता है। जैसे 100 पर केजी, 1 केजी में 100 रुपए लगेंगे, प्लस उसमें 5% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो ये जो होता है ये मिश्रित दर कहलाता है। जो सीमा शुल्क है उसमें दो पार्ट है। एक है एक्सपोर्ट ड्यूटी और एक है इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रायः तो नहीं लगाया जाता है ना। उसके बाद इसकी जो शुरुआत जो हुआ था 1857 में, इसमें वृद्धि किया गया था। इसके बाद 1867 में इसको हटा दिया गया कि इसमें हम एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। इसके बाद 1944 में केवल चावल पर लगाया गया। चावल पे क्यों लगाया गया? क्योंकि 1944 में जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो उस समय खाने पीने की समस्याएं बढ़ गई थी। अगर हम अपने यहाँ से चावल बाहर अगर भेजेंगे तो क्या होगा कि अपने यहाँ देश में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया था, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया था। किस पे? चावल पे। उसके बाद 1946 में कुछ और वस्तु में बढ़ा दिया गया, और वर्तमान समय में कुछ ही जो वस्तु है, जैसे है चमड़ा, हड्डी, खाल, ये सब क्या है? चमड़ा पे क्यों लगाएंगे? चमड़ा जो होता है जानवरों का होता है, हो सकता है जंगली जानवर का। तो जंगली जानवर का चमड़ा को अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको जंगली जानवर को मारना पड़ेगा, तो उनकी भी आबादी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ये जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया। चमड़ा है, हड्डी है और खाल है। इसके बाद हम जब बात करते हैं आयात पर, इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये सरकार की जो आय है उसका एक महत्वपूर्ण सोर्स है।
सरकार को, जो केंद्र सरकार है उसका जो इनकम है उसका बहुत बड़ा सोर्स जो होता है कस्टम ड्यूटी होता है। ये प्राचीन काल से ही लगा रहा है, चाहे हम चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने की बात करें, अकबर के जमाने की बात करें, यानी किसी भी जमाने की बात करें, अशोक महान के जमाने की बात करें, किसी भी शासनकाल की बात करते हैं, हर एक शासनकाल पे आयात शुल्क चुकाया जाता रहा है। तो ये जो हमारा आयात शुल्क लेने का जो तरीका है वो प्राचीन काल से ही चला रहा है। उस समय नमक पर प्राय लगाते थे, और कई कई ऐसे आप सीरियल देखेंगे उसमें देखते हैं कि एक सीमा होता है, मतलब उनके नगर का जो प्रवेश द्वार होता है वहीं पे वो शुल्क ले लिया जाता था। आप जितना बेचना चाहते बेचिए, लेकिन हमें एक निश्चित दर से शुल्क चुका दीजिए, फिर आप व्यापार करते रहिए। तो इस तरह का जो चीजें था वो भी सीमा शुल्क के अंतर्गत आता है। इसका जो मेन रीजन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का, तो घरेलू व्यापार को संरक्षण देना। घरेलू व्यापार को कैसे संरक्षण देंगे? अगर हम बाहर से चीजें आयात करते रहेंगे, महंगी महंगी चीजें आयात करते रहेंगे, ठीक है, तो उससे वो क्या होगा, हमारा जो घरेलू उत्पाद है उसको खतरा पहुंच जाएगा। क्योंकि यहाँ जो है जो बनाने का जो तरीका है, मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसमें विदेश के कंपेयर में क्या होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। तो अगर वहां से सस्ता सामान आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना वाला जो माल आता है, आइटम आता है, दिवाली बीता है, तो उस दौरान क्या हुआ था कि विदेशी चाइनीज झालर जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, जो कि हमारे जो देसी होता है वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो लोग विदेशी चीज को प्रीफर करते हैं, और देसी वाला जो है हमारा फर्म वो क्या हो जाता है, घाटे में चला जाता है। तो इस सब चीज को, ऐसे चीज को बचाने के लिए एक लगाया जाता है इम्पोर्ट ड्यूटी। फिर CTA 1975 के अनुसार, जो कस्टम एंड टैरिफ एक्ट जो है 1975, उसके अनुसार इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना होता है। फिर सभी प्रकार की वस्तुओं पर, ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी होता है वो प्राय हर एक वस्तुओं पर क्या करते हैं, हमको लगाना होता है। तो ये तो था हमारा कस्टम ड्यूटी की बात करते, चाहे इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करें, चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी दोनों। इसके बाद जान लीजिए कि हमारा जो सीमा शुल्क है इसके हमारे लिए क्या महत्व रखता है। तो पहला, राजस्व में योगदान। जो केंद्र सरकार है उसके राजस्व में बहुत बड़ा जो योगदान होता है वो कस्टम ड्यूटी का होता है। दूसरा पॉइंट, घरेलू उद्योग को संरक्षण। अभी मैंने आपको बताया कि बाहर हम चाइना से अगर सामान लगाएंगे तो चाइना का सामान क्या होता है, सस्ता होता है, और हमारे यहाँ का थोड़ा सा महंगा। तो अगर हम आयात ड्यूटी लगाएंगे तो उससे क्या होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो जो सामान सस्ता रहता है वो उस हमारे जो कंट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बराबर आ जाते हैं। फिर जो हमारा घरेलू जो उत्पाद होता है वो थोड़ा सा संरक्षित हो जाता है। लोग सोचते हैं कि देसी को खरीदे, क्यों विदेशी को खरीदे जब वही रेट में मिल रहा है, ये वाला बात सामने आ जाता है। इसके बाद व्यापार घाटे को संतुलित करना। हमारा जो व्यापार का जो घाटा होता है उसको हम संतुलित करते हैं, है ना, संतुलित कर देते हैं। जो हम ज्यादा वहां वो कर रहे हैं, माल आयात कर रहे हैं, उसको उससे हमारा क्या, तो व्यापार घाटा पड़ जाता है। तो अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, तो थोड़ा संतुलन में आ जाएगा। इसके बाद निर्यात को कम करना। निर्यात को कम क्यों करेंगे, तो वही बात सामने आता है ना, जब इमरजेंसी केसेस होते हैं तो उस समय हमारे यहाँ खाने पीने की कमी हो सकता है। तो उन सब चीज से बचने के लिए सरकार क्या करता है कि एक्सपोर्ट को क्या करो, कम करो। जब एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की वस्तुएं, हमारे लिए जो यूज करने के लिए जो सामान है वो पर्याप्त मात्रा में हमको उपलब्ध रहेगा हमारे लिए। विदेशी मुद्रा की बचत, इससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा की हमको बचत हो जाता है ना। इसके अलावा डंपिंग पर, डंपिंग क्या होता है, जैसे हम कूड़ा को कहीं पे गिराते हैं उसी तरह क्या होता है, अगर हम इम्पोर्ट जो ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी अगर वो नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, कोई भी कंट्री का जो सामान हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, डंप हो जाएगा। और हमारे यहाँ जब डंप होगा, हमारे यहाँ आकर के हमारी इकोनॉमी गिरेगा तो हमारी इकोनॉमी बहुत नीचे चला जाएगा। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए सरकार क्या करता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा मात्रा में लगाता है, ताकि कोई जो सस्ता सामान खरीद के ला रहा है उसको वो महंगा हो जाए। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य है, डंपिंग पर रोक लगाना। विदेशी व्यापार समझौतों को क्रियान्वयन कर। हमारा बात चलता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके अलावा द्विपक्षीय वार्ता, दो अलग अलग कंट्रियों के बीच समझौता हुआ जाता है। तो हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना तो जरूरी रहता है, ठीक है। तो उसके लिए जो विदेशी व्यापार समझौता है उसको क्रियान्वयन कराना है, तो इसके लिए हमको सीमा शुल्क बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक। आप लोग के लिए ये हो गया यहाँ तक का, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल गया। और अब जो बेसिक चीजें हैं उसको बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू। किस मूल्य पर हम ड्यूटी लगाएंगे, तो उस मूल्य को जानने के लिए, मतलब उसको काउंटिंग करना ही क्या कहलाता है, एसेसेबल वैल्यू। तो
अब ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में हमारा पूरा जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटेशन ऑफ एक्सेसिबल वैल्यू जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स का जो परचेज प्राइस है, क्रय मूल्य है, उसको पहले रखिए यहाँ पे। इसके बाद जब क्रय मूल्य हो गया तो खरीदवाने के लिए क्या करते हैं, हम विदेशी एजेंट को क्या करते हैं, कमीशन देते हैं कि हमको क्या करे, वो डील करवाए। इसमें बाइंग कमीशन नहीं आता है बल्कि डील का कमीशन आता है। विदेशी जो एजेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, चाहे भारतीय रुपए की बात करें, चाहे डॉलर या विदेशी मुद्रा की बात करते हैं। उसके बाद इसमें ये हो गया ब्रोकरेज, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। कोई भी सामान जब आएगा तो बिना पैक का आ नहीं सकता है, तो जो पैकेजिंग का कॉस्ट होता है वो कॉस्ट किस पे इंक्लूडेड हो जाता है, उस प्रोडक्ट का वैल्यू में इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद वैल्यू ऑफ गुड्स सेल्ड टू एक्सपोर्टर बाय इंपोर्टर। क्या होता है, कभी कभी हम जब विदेशों से मशीन वगैरह का आयात करते हैं तो कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, तो वो हमें ये बोलता है कि भाई आपके यहाँ अगर ये मटेरियल उपलब्ध हो तो हमें भेजिए। तो हम क्या करते हैं, अपने यहाँ से कुछ सामान जो हमारे अवेलेबल रहता है, हमको जो भी डिजाइन वगैरह चेंज करने होता है उसको वहाँ पे भेज देते हैं, तो ये आता है। इसके बाद ये हो गया रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी। रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी कहने मतलब क्या, कभी कभी हमको जब बाहर से सामान लाते हैं तो उस कंट्री का क्या रहता है, आधिपत्य रहता है, तो वो क्या करता है, रॉयल्टी के नाम पे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। इसके बाद एक और आता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्ज। क्या होता है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्ज। डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्ज ये क्या होता है कि दूसरा कंट्री क्या करता है कि हम आपके लिए मशीन में नया डिजाइन बना रहे हैं, उसके लिए कुछ नया डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एडिशनल चार्ज लेंगे। तो मशीन का जो कॉस्ट था वो अलग था, उसमें डिजाइन चार्ज ये सब सारी चीज अलग है। जैसे आप मान लीजिए आप एक कार खरीदने के लिए सोचते हैं, आप शोरूम में जाते हैं कार खरीदने के लिए, तो कार आपको क्या मिलता है, डब्बे में मिलता है। उसके बाद बोलता है भैया आपको एसेसरीज लगाना है, साउंड बॉक्स लगा दी, इसमें कुछ और कवर वगैरह लगा दी, तो वो सब जो खर्चे होते हैं क्या होता है, आपका एडिशनल होता है। लेकिन आप क्या करते हैं, उसको उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। फिर लास्ट में बताते हैं कि भैया हमको ये इतने का पड़ा, घर आते तक कितना पड़ा, इतने का पड़ा, ये बोलते हैं ये चीजें। तो यहाँ तक जब आप लेंगे तो एफओबी कहने का मतलब क्या, वहां से सामान उस कंट्री से जो हमारे कंट्री के बीच आने के लिए शिप पे या हवाई जहाज में लादने के लिए चढ़ाने तक का जो कॉस्ट है वो कहलाता है एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड। इसके बाद उसमें दो चीज का इंक्लूजन कर दिया, वो तो सामान हमारा जहाज पे ला दिया, शिप पे या फिर एयर हवाई जहाज पे उसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब वो उड़ करके हमारे पास आएगा या पानी जहाज से हमारे पास आएगा, तो उसके लिए क्या देंगे, भाड़ा देना पड़ेगा ना, फ्रेट जो देना पड़ेगा, जो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। कहाँ, जो कंट्री से हम माल खरीद रहे हैं और हमारे कंट्री आने तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके लिए वो क्या करता है, चार्ज करता है। तो चार्ज करता है तो कभी कभी क्या होता है, एयर बाय एयर दिया जाता है, तो जब एयर दिया जाता है तो एयर का फ्रेट हमेशा एक्सेस करता है। तो उस प्राइस को लेवल में लाने के लिए हम जो एफओबी वैल्यू होता है इसका 20% लेते हैं। किस कंडीशन में, बाय एयर जब दिया रहेगा तब। अगर पानी जहाज से है, शिप से है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो एजिटी दिया रहेगा उतना लेंगे। लेकिन अगर बाय एयर दिया है तो हम क्या करेंगे, एफओबी जो वैल्यू है उसका 20% चार्ज कर देंगे। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है कि हम एक कंट्री से अपने कंट्री तक सामान मंगाते हैं, तो हो सकता है रास्ते में कुछ हो जाए, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना, क्योंकि जब तक लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हमारा सामान सुरक्षित नहीं पहुंच पाएगा। तो हम उसके लिए क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, तो जो कि या तो नोन रहता है, दिया रहता है कितना प्रीमियम देना है, अदरवाइज अगर प्रीमियम का रेट नहीं दिया है तो आपको लगाना है 1.125%। किसका, एफओबी का 1.125% आप लगा देंगे तो हो जाएगा आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। और इन एफओबी प्लस इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आता है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF बोलते हैं, ठीक। अब वो सामान हमारे पास क्या हो गया, पहुंच गया। इसके बाद पहले क्या होता था, CIF का जो 1% है वो हैंडलिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग, यानी सामान को चढ़ाने का और उतारने का जो एक्सपेंसेस होता था उसको 1% लिया जाता था। लेकिन 2017 में जो है संशोधन हुआ, एक सर्कुलर जारी हुआ जिसको बोलते हैं, उस सर्कुलर का नंबर है 39/2017, 39/2017, उसका डेट था
26,970, इसके लिए क्या हो गया, तब से वो नील हो गया। अब ये जो वैल्यू आएगा ये क्या कहलाएगा, आपका एसेसेबल वैल्यू कहलाएगा। अब इसी फॉर्मेट पे आपको ध्यान में रख करके काम करना है। हाँ, ये चीज आपको करना क्या है कि इसको आपको याद रखना है, ये हर बार लिखना है, और उसके सामने क्या लिखेंगे, नील। तो ये जो वैल्यू आएगा एसेसेबल वैल्यू आएगा। अब इसी वैल्यू पे क्या करेगा, हमको टैक्स लगाना पड़ेगा। तो टैक्स जो होता है इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। कैलकुलेट करने के लिए जो टैक्स का जो बात करते हैं, है ना, वो होता है, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे सबसे पहले BCD, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये क्या कह रहा था, बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसको शॉर्ट में BCD भी बोलते हैं। कितना परसेंट रहेगा, 10% एसेसेबल वैल्यू का, एसेसेबल वैल्यू, जो एसेसेबल वैल्यू रहेगा, ये वाला जो वैल्यू आएगा उसका 10% आपका क्या रहेगा, BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी, यहां लिख लीजिए। अब इस पे होता है SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, वो एक सरचार्ज, एक अधिभार होता है, इसको क्या बोलते हैं, अधिभार, अधिभार, हिंदी में अधिभार बोलते हैं। ये होगा BCD का 10%, BCD का कितना परसेंट लेंगे, 10%, ये होगा। अब इन दोनों को जोड़ो, इसके बाद ये आता है, इसके बाद आएगा इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड टैक्स, किसके अकॉर्डिंग, CTA, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, इसके अनुसार दिया रहेगा। तो इसमें लिखना क्या है, तो सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू, और एसेसेबल के बाद BCD को जोड़ेंगे, BCD, और उसके बाद प्लस SWS, तीनों को ऐड करेंगे, और उसके बाद जो इंटीग्रेटेड रेट दिया रहेगा, 12% का रेट दिया रहेगा, 18% का रेट दिया रहेगा, जो भी रेट दिया रहेगा वो CTA द्वारा निर्धारित जो भी रेट दिया रहेगा उसका हमको निकालना है, वो रेट चाहे वो 12% की बात करे चाहे 18% की बात करे, यहाँ पे निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल आ जाएगा, टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल आ जाएगा। ये तो आपका ये 10 मार्क्स का और ये 5 मार्क्स का, टोटल 15 मार्क्स में आते हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, है ना। जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी है उन्होंने का अपना अलग मार्किंग है ना। तो छत्तीसगढ़ में बेसिकली ये ऐसा पूछा जाता है, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जिसमें 10 मार्क्स का ये कवर करता है और 5 मार्क्स का ये कवर करता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसी फॉर्मेट में रख करके, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं। ठीक है, हम पहले फॉर्मेट तय कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, एक भारतीय कंपनी जो है अमेरिका से 30 मशीन मंगा रहा है $200 प्रति डॉलर के हिसाब से। तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डॉलर में, और ये हो जाएगा इंडियन रुपीज में। तो इंडियन रुपीज में कन्वर्जन का जो रेट है इसमें दिया हुआ है 60 रुपए। जो भी बोर्ड होगा उसके द्वारा निर्धारित दर को ही लागू करना है ना। RBI का द्वारा दिया गया जो रूल वैल्यू होगा उसमें आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, जो भी बोर्ड द्वारा चेंजेस रहेगा उसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन की बात करते हैं, 30 मशीन ले रहे हैं $200, तो कितना होगा, $6000 हो गया। इसके बाद इसमें बता रहा है कि पैकिंग चार्ज दिया गया है, पैकेजिंग पैकेजिंग चार्ज दिया गया है, कितना दिया है, इसमें पैकेजिंग चार्ज आपको बता रहा है $10 प्रति मशीन,
तो $10 एक मशीन का है, तो 200 मशीन का कितना, 30 मशीन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 मशीन, और एक मशीन का जो है $10, तो ये हो गया आपका $300। इसके बाद बोल रहा है कि भारतीय बंदरगाह तक भाड़ा $100, तो यहाँ पे आ गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना, $200, सॉरी $100, और प्रीमियम दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है $30। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम $30। जो मिलता जाए आप उसको लेते जाओ, ऐसा नहीं है कि हम पूरा बनाएंगे लाइन बाय लाइन, जो आपको मिलता जाएगा फॉर्मेट आप वैसा बना लीजिए, और जो आपको मिलता जा रहा है वैसा आप उसको सॉल्व करते जाइए। उसके बाद यहाँ पे दिया ब्रोकरेज $60, ब्रोकरेज दिया है $60, ये इसमें बाइंग कमीशन शामिल नहीं है, ठीक है। ब्रोकरेज में $60 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ से आपको प्रश्न घुमाने के लिए बोलेगा कि वो जो आपका पोर्ट है, उस पोर्ट से आपके कारखाने तक का ट्रांसपोर्टेशन दिए, इंश्योरेंस दिए, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमसे मतलब नहीं। हमारा जो मेन मोटिव है, कि हमारा मेन मोटिव जो होता है वो ये एक कंट्री के से लेकर हमारे कंट्री के जो बॉर्डर लाइन है, यहीं तक हमारा काम चलेगा। अब इसके बाद इस अंदर आने के बाद आप कारखाने में ले जा रहे हैं, कहीं भी ले जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो काउंटिंग कहाँ तक करेगा, केवल और केवल आपके बाउंड्री लाइन में आने तक का ही काम करेगा। तो ये हो गया, इसको काउंट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 63660, ये डॉलर हो गया। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो 60 से कन्वर्ट करेंगे तो 636 3,60,000 हो जाएगा आपका, 3 6 18 1,80,000 यहाँ हो जाएगा, सॉरी 3 6 18 18,000 हो जाएगा, और 6 36 और 1 3600 आपका ये हो जाएगा। कुल मिलाकर के हो जाएगा 3,81,600, ठीक। अब इसको कन्वर्ट करिए 60 से, तो ये हो जाएगा 60 और 1 2 2 जीरो हो गए। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 30 6 18 18, तो ये हो गया। तो आप अब इसको ऐड कर लो भाई, अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 3 लाख, ये टोटल आपका आ जाएगा 3,89,400। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद इसको जो है काउंटिंग करना यहाँ से छोड़ देंगे, इसके बाद की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब जब लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऐड या स्पेशल, क्या लिख देते हैं, स्पेशल। स्पेशल लिखेंगे लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्ज, नाउ अमेंड सर्कुलर नंबर 39/2017, डेटेड आपका हो जाएगा, डेटेड हो जाएगा आपका 26/9/2017। ये हो गया, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा नील। उसके बाद जो आएगा आपका यहाँ से जो आएगा ये हो जाएगा 3,89,400, ठीक। ये आपका हो जाएगा एसेसेबल वैल्यू, ये आपका क्या हो जाएगा, एसेसेबल वैल्यू। आपको आपने क्या काउंटिंग कर लिया, एसेसेबल वैल्यू। यहाँ तक का आप लोग को मुझे लग रहा है कि आप लोग यहाँ तक का अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे इस पे हम क्या निकालते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालेंगे। जो कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाते हैं वैसे वैसे हम क्या करते जाते हैं, उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो ये आपका पहला जो पार्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज का, ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया। फिर जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम आगे के बारे में, आगे का जो क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होता है कि आप हमारा जैसे वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए,
और आप तुरंत उस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।